Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 2 Biology FSC Part 1. The topic is extension of cell theory. कि सेल थ्योरी को कैसे मॉडिफाई किया गया और उसको मॉडिफाई करने के लिए किन किन साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस किया था कि सेल क्या होता है, इसकी इमर्जेंस के हवाले से और इसकी इम्प्लीकेशंस के हवाले से भी डिस्कस किया था कि जो सेल्स हैं ये कैसे डिस्कवर हुए थे। इसके अलावा आप लोगों ने सेल थ्योरी के बारे में भी डिस्कस किया था कि सेल थ्योरी क्या होती है और उसको किसने फार्मूलेट किया था। तो बच्चे दो हमारे पास साइंटिस्ट थे जो कि शील्डन और शुवान, जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में हमें बताया था। ठीक है, सेल थ्योरी के आप लोगों ने फीचर डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, वो हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फीचर था वो ये था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। सेकेंड, उसका पॉस्टुलेट हमारे पास क्या था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। और थर्ड जो पॉस्टुलेट था वो ये था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से वजूद में आते हैं। बच्चे जो इसके फर्स्ट दो पॉस्टुलेट थे वो हमें दिए थे शील्डन और शुवान ने, और जो थर्ड पॉस्टुलेट था वो दिया था हमें रुडोल्फ विर्चू ने। पहले जो दो पॉस्टुलेट थे वो सेल थ्योरी पे बेस कर रहे थे, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जो सेल थ्योरी है वो शील्डन और शुवान ने पेश की थी। लेकिन बच्चे जो इसका थर्ड पॉस्टुलेट था वो हमें रुडोल्फ विर्चू ने दिया था, जिसकी बेस पर हम सेल थ्योरी को मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं, क्योंकि रुडोल्फ विर्चू ने सेल थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो दी थी कि जो सेल्स हैं, नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से बनते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि सेल थ्योरी है वो कैसे मॉडिफाई हुई। इसकी मॉडिफिकेशन में सबसे पहले जो बच्चे हमारे पास साइंसदान है वो है रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू कौन थे? ये बच्चे हमारे पास एक फिजिशियन थे, ठीक है, मेडिकल डॉक्टर थे, पैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने हमें डिफरेंट डिजीज़ के बारे में, उसके कॉजेज़ के हवाले से और इफ़ेक्ट के हवाले से इन्होंने बताया था, ठीक है, जिसकी वजह से इसको फादर ऑफ पैथोलॉजी भी कहा जाता है। क्लियर? और इसके अलावा ये बायोलॉजिस्ट था, इसने लिविंग थिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया था, जिसकी वजह से इसको बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इन्होंने हमें 1855 के अंदर जो सेल थ्योरी थी उसके अंदर मॉडिफिकेशन बताई थी। वो मॉडिफिकेशन हम देख लेते हैं कि वो कौन सी थी। उसने क्या कहा था बच्चे के जो न्यू सेल्स हैं अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि नए सेल्स जो होते हैं वो पुराने सेल्स से वजूद में आते हैं। उसने अपनी लैंग्वेज के अंदर हमें बताया था, हमें एक स्टेटमेंट दी थी जिसको हम कहते हैं ओमनिस सेलुला इज सेलुलाe। इसका क्या मतलब है कि ये ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें ये बताती है कि जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग का क्या मतलब है कि पहले से कोई मौजूद सेल होगा और उस पहले से मौजूद सेल से न्यू सेल जो हैं वो वजूद में आते हैं। क्लियर? इसके अलावा बच्चे जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था, ठीक है, तो हमारे पास जो आइडिया था वो एबायोजेनेसिस था, कि जब अभी लाइफ स्टार्ट हुई थी तो जो लोग थे वो ये कंसीडर करते थे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अराइज किए जाते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, कि जो नए लिविंग थिंग्स बनते हैं वो खुद ब खुद बनते हैं और वो बनते भी किस चीज़ से हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से हैं। ठीक है, ये जो बच्चे आइडिया था ये रॉन्ग था, जो हमें रुडोल्फ विर्चू ने दिया था ये उससे ओपोजिट था, जो कि एबायोजेनेसिस था। ठीक है, रुडोल्फ विर्चू का ये कहना है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से ही बनते हैं, लेकिन जो एबायोजेनेसिस था वो ये क्या था कि लिविंग थिंग्स हैं वो खुद बनते हैं और किस चीज़ से बनते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से। ठीक है, और ये आइडिया रुडोल्फ विर्चू ने इसका रॉन्ग कंसीडर कर दिया था। अब ये जो हमें रुडोल्फ विर्चू ने जो आइडिया दिया था इसको कैसे उसने प्रूव किया बच्चे, इसका कैसे हमें बताया? उसने ये क्या कहा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो बॉडी है वो किस चीज़ से बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है, और हर सेल के पास ये एबिलिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो डिवाइड होके न्यू सेल्स बना दे। ठीक है, ये बच्चे डायग्राम के अंदर आप लोगों को ये सेल्स दिखाए गए हैं, इसके अंदर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि जो न्यू सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं। ये हमारे पास जो है एक ओरिजिनल सेल है, ठीक है, ओरिजिनल सेल के अंदर ये इसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये न्यूक्लियस बच्चे इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो सेल है वो डिवाइड हो सकते हैं और नए सेल्स बना सकते हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और जो सेल का साइज़ है वो भी बड़ा हो गया है। थर्ड, जो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी इन्वेज होना शुरू हो गई है, ठीक है, पिंच करना शुरू हो गई है अंदर वाली साइड पे। ठीक है,
थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो चुका है, दो इसके अंदर न्यूक्लियस बन चुके हैं और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ये भी काफ़ी ज़्यादा पिंच हो चुकी है। लेकिन फोर्थ स्टेप के अंदर जाके क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन इन विच जो है जो इन्वेज कर रही थी, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सेल है वो दो हिस्सों में बट गया। एक सेल जो है लैदा से सेल बन गया, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस था, ठीक है, वो एक ऊपर चला जाता है और जो दूसरा न्यूक्लियस है वो नीचे सेल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से सेल जो होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है और दो नए सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें डोडोल्फ विचू बता रहा था, ये इससे आप लोग इजीली इसको जो अपना कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं कि जो पहले से मौजूद सेल होगा उससे जो है नए सेल्स वजूद में आते हैं। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल जो है वो ठीक जो है कंसीडर हुई कि नए जो पुराने सेल्स हैं, पुराना जो सेल था उससे नए सेल बने। इसको हम कहते हैं डोडोल्फ विचू का आइडिया। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास से लुईस पास्चर। अब बच्चे जो लुईस पास्चर हैं ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्यों इसको जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है? क्योंकि बच्चे इसकी जो ज़्यादातर स्टडी थी, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर थी। ठीक है, इसने ज़्यादातर जो वो स्टडी किया हुआ वो बैक्टीरिया पे किया हुआ है। अब ये बच्चे लुईस पास्चर ने सेल थ्योरी के अंदर क्या मॉडिफिकेशन लेके आया? ये इसने एक्चुअली किया क्या कि जो विर्चू ने आइडिया दिया था इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि वाकई में जो डोडोल्फ विचू कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे किया, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेते हैं। इसने भी बच्चे किया क्या था कि जो एबायोजेनेसिस था उसके आइडिया को इसने रोंग कहा था कि जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं वो खुद ब खुद नहीं बनते, बल्कि वो लिविंग थिंग्स से बनते हैं। पहले से मौजूद कोई सेल वहाँ मौजूद होगा, उससे नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि इसने एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया। ये बच्चे हमारे पास है पास्चर का आइडिया। उसने क्या किया था कि एक हमारे पास जो है वो फ्लास्क ले लिए, ठीक है, इसके अंदर उसने क्या किया कि इसको हीट अप कर लिया। ठीक है, इसके अंदर आपने उसने क्या किया कि न्यूट्रिएंट डाल दिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडिया इस फ्लास्क के अंदर डाल दिया। उसके बाद उसने इसको हीट अप किया और हीट अप करके इसके अंदर जितने भी जर्म्स वगैरह थे, ठीक है, उसको किल कर दिया, जिसकी वजह से ये जो फ्लास्क है ये स्टेरिलाइज्ड हो गई, बिल्कुल साफ़ हो गई। ठीक है, इसके अंदर कोई भी जर्म मौजूद नहीं था। काफ़ी साल गुजर गए। ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जर्म वगैरह जो है वो ग्रो नहीं किया। ठीक है, और क्या किया उसने, फिर क्या किया कि जो हमारे पास ये न्यूट्रिएंट मीडिया है इसको इसने फ्री कर दिया। किस चीज़ से? कि इसका जो ढक्कन है वो ओपन कर दिया। ओपन जब किया तो जो एयर यहाँ से पास हो रही थी तो एयर के अंदर जर्म्स मौजूद थे, वो जर्म्स इस फ्लास्क के अंदर चले गए। ठीक है, तो जब उसने देखा इसको काफ़ी जो है ईयर्स के बाद देखा तो इस फ्लास्क के अंदर थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करके वो ग्रो करके। अब इस एक्सपेरिमेंट से बच्चे क्या प्रूफ हुआ कि उसने देखा कि जो हमारे पास स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क थी, ठीक है, उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर से क्या हुआ कि उसका जो ढक्कन था, ठीक है, उसके ऊपर जो फ्लास्क लगी हुई थी, ठीक है, उस फ्लास्क की वजह से कोई भी एयर उसके अंदर एंटर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कोई भी जर्म उसकी जो फ्लास्क के अंदर नहीं गया और वहाँ से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हुआ। जैसे ही उसने इसकी जो फ्लास्क के ऊपर का जो ढक्कन है उसको ओपन कर दिया, ओपन होने की वजह से क्या हुआ कि जो एयर है इसमें से पास हुई, उस एयर के अंदर जर्म्स मौजूद थे। जब वो जर्म्स इस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर गए, उस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर जाके उस जो जर्म्स वगैरह थे, बैक्टीरिया थे, ठीक है, उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया, जिससे ये जो है साबित हो गया कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो खुद ब खुद ग्रो नहीं करते, बल्कि वो पहले से मौजूद जो सेल्स होती हैं वहाँ से ग्रो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है गस्ट वेजिमैन। गस्ट वेजिमैन ने क्या कहा था 1880 के अंदर कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, जितने भी हमारे पास प्रेजेंट सेल है, उनका जो ओरिजिन है वो कॉमन है। मींस वो एक ही ओरिजिन से इवॉल्व हुए हैं। अगर एनिमल सेल है, प्लांट सेल है या ह्यूमन सेल्स हैं, ठीक है, उन सब का जो ओरिजिन है वो कॉमन है। कॉमन उसने किस बेस पर कहा था? सिमिलैरिटीज़ की बेस पर, कि उनके सेल्स के अंदर और उनके स्ट्रक्चर के अंदर है वो सिमिलैरिटीज़ पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से उसने ये कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का जो ओरिजिन है वो कॉमन है। उसके बाद ये जो इसने स्टेटमेंट दी थी कॉमन ओरिजिन वाली, उसकी कंक्लूजन्स क्या थी, उसने इसको कैसे प्रूव किया कि जो इसके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ पाई जा रही हैं वो क्या थी कि उनकी जो केमिकल कंपोजिशन थी वो सेम थी, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थी वो भी सेम थी, और उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर भी सिमिलैरिटीज़ पाई जा रही थी, जिसकी वजह से कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो ओरिजिन है वो कॉमन है। इसके अलावा बच्चे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन लिविंग सेल्स के अंदर डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। वो डिफरेंसेस हम वन बाय वन आगे जाके
इसको डिटेल से स्टडी कर लेते हैं कि वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे प्लांट सेल है वो एनिमल सेल जो सेल से डिफरेंट होता है। अब बच्चे ये कहा जाता है कि जो सेल है ये बेसिकली सिमिलर हैं। ये तो हमने कह दिया कि ये सेल्स हैं, इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो तमाम सेल्स की सिमिलर है, लेकिन इनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको हम एक्स्ट्रा वर्सटाइल कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन प्ले करती हैं, जिसकी वजह से इनके जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो सेम है, लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। Cell is not only the structural but also the function unit of life organisms। कि ये जो हमारे पास सेल है ये ना सिर्फ स्ट्रक्चरल बल्कि जो फंक्शन यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसी वजह से जो हमारे पास सेल थ्योरी है ये एक हमारे पास यूनिफाइंग कंसेप्ट है, क्योंकि जो सेल थ्योरी है इसका बेसिक जो हमारे पास पर्पस है वो ये है कि जो सेल्स है ये बेसिक यूनिट है किसी भी लाइफ का, क्योंकि लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी डिपेंड करती हैं सेल पे। और जो हमारे पास जितने भी बायोलॉजिकल रिसर्चर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर सेल थ्योरी को एक इम्पोर्टेंस जो है वो दी जाती है, क्योंकि इसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको एक पॉइंट पर जमा कर लिया है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफाइंग कंसेप्ट। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास है सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कि सेल एज अ स्ट्रक्चर के तौर पर और फंक्शन के तौर पर कैसे काम करता है। अब जो बच्चे सेल की बेस पर हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म की टाइप हैं। एक हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी ज़्यादा सेल से यानी दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बनती हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब बच्चे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर डिफरेंट डिविजन्स होती हैं सेल्स की। ठीक है, डिफरेंट सेल्स होती हैं और उनके डिफरेंट ग्रुप्स होती हैं, और हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जिसकी वजह से इनकी जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है वो डिफरेंट होती है, और इनके जो फंक्शंस होती हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होती हैं। ये बच्चे आप लोगों को डायग्राम दिखाई गई है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। सबसे पहले हमारे पास अमीबा है जो कि इरेगुलर इन शेप होता है, यूग्लिना है, फिर पैरामीशियम है और बैक्टीरिया। ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो एक ही सेल से मिलकर बनी हुई है। अब जो अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं एनिमल्स, आ जाती हैं प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। इनकी जो बॉडी है वो मिलियन ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हुई है, जिसकी वजह से इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। डिफरेंट फंक्शन ऑफ सेल्स, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। के जो सेल्स होते हैं बच्चे ये डिफरेंट जो है फंक्शंस प्ले करते हैं। अगरचे इनकी जो शेप्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, इनके जो साइज़ होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से इनके जो फंक्शंस होती हैं वो भी डिफरेंट है। ठीक है, सेल जब वेरी करती हैं तो उनके जो फंक्शंस हैं वो भी क्या करते हैं, वेरी करती हैं। जिस तरह का सेल होगा उसी तरह का जो फंक्शन वो प्ले करेगा। अब बच्चे जो एनिमल्स हैं और प्लांट सेल हैं, ठीक है, इनके अंदर जो है वो इनका जो कॉमन प्लान ऑर्गेनाइजेशन है वो तो इसका सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन होती हैं, ठीक है, सेल्स के हवाले से तो वो डिफरेंट होते हैं, उनके जो काम होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्लांट और एनिमल के अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एनिमल सेल्स हैं। ये बच्चे एनिमल सेल्स की आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक सेल्स जो हैं वो दिखाई गई हैं, ये जो आपके सिलेबस के अंदर शामिल हैं। सबसे पहले हमारे पास है मसल सेल्स। मसल सेल्स का काम क्या होता है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना, मीन्स मूवमेंट। उसके बाद नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स क्या करते हैं कि ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सिस को। ग्लैंड सेल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं डिफरेंट सिक्रीशंस को। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, और स्टोमिक सेल्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती हैं ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप किया जाए। अब हम इसको डायग्राम के अंदर देख लेते हैं और इसको मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। ये बच्चे आप लोगों को डायग्राम के अंदर डिफरेंट जो हैं सेल्स हैं वो दिखाई गई हैं। ये हमारे पास मसल सेल्स हैं। ठीक है, मसल सेल्स का काम क्या होता है, मूवमेंट। जब मसल रिलैक्स और कंट्रैक्ट करती हैं तो जो बॉडी है वो मूव करती है। डिफरेंट मसल सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है नर्व सेल्स। ये हमारे पास क्या है, नर्व सेल्स हैं। ठीक है,
ये नर्व सेल्स का हमारे पास काम क्या होता है कि ये जितने भी स्टिमुलस होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल जो स्टिमुलस होता है इसको ये रिसीव करती है और उसको कहाँ लेके जाती है, हमारे ब्रेन के अंदर इसको लेके जाती है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन्स होता है वो नर्व सेल्स के साथ कनेक्टेड होता है। जो बाहर से कोई स्टिमुलस आता है तो उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास है ग्लैंड सेल्स। अब ये बच्चे ग्लैंड सेल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, ये डिफरेंट सिक्रीशंस जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं, उनका काम क्या होता है, वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं स्टोमिक सेल। स्टोमिक सेल्स क्या करते हैं कि ये बच्चे मस्कुलर कंट्रैक्शन में भी हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं जिसकी वजह से जो फूड होती है वो मिक्स के होती है। ठीक है, चर्निंग का प्रोसेस जो है वो स्टोमिक सेल के अंदर होता है। उसके बाद हमारे पास आती हैं रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो बच्चे रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है जो कि हमारे पास एक आयरन कंटेनिंग जो है वो पिगमेंट होता है और उसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है ताकि जब हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करे तो ऑक्सीजन भी साथ प्रोवाइड की जाए। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अब बच्चे ये जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं इनका काम क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं और एंटीबॉडी से क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो डेवलप होता है। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास है प्लांट सेल्स। प्लांट सेल जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं जालियम टिश्यू। ठीक है, जालियम टिश्यू जो होते हैं ये कंडक्शन करते हैं वाटर की और मिनरल्स की। ठीक है, वाटर जितना भी प्लांट सेल के अंदर जो है सप्लाई हो रहा होता है वो किसके थ्रू हो रहा होता है, जालियम सेल्स के थ्रू। उसके बाद हमारे पास फ्लोएम सेल्स हैं। फ्लोएम सेल्स क्या करती हैं, ये फूड की ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम लीव्स टू स्टेम, स्टेम टू रूट्स। इसी तरह वाइस वर्सा, रूट से स्टेम और स्टेम से लीव की तरफ जो फ्लोएम सेल्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड को। इसके अलावा जो हमारे पास सक्लेरन कायमा सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो हमारे पास बेबी प्लांट्स होती हैं इनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास आते हैं क्लोरन कायमा सेल्स। क्लोरन काइमेटस जो सेल्स होते हैं इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेल्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होती हैं। इनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करती हैं जिसकी वजह से जो प्लांट है वो अपनी फूड जो है वो तैयार करता है। उसके अलावा हमारे पास पेरेंट काइमेटस सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, सरप्लस जो एक्स्ट्रा फूड होती है प्लांट की बॉडी के अंदर उसको ये स्टोर कर लेती है। जैसे ही जो प्लांट की डिमांड होती है, प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जो स्टोर्ड फूड होती है वो प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेता है। उसके बाद इसके अंदर मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं। मेरिस्मेटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। प्लांट की ये ग्रोथ में और डेवलपमेंट में ये अपना रोल प्ले करती हैं क्योंकि ये प्लांट्स को मज़ीद डिवाइड करती रहती हैं। इनको हम डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। ये बच्चे आप लोगों को प्लांट सेल्स दिखाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था जालियम सेल्स। ये जालियम सेल्स की जो है नालियाँ बनी होती है। इन नालियों के थ्रू क्या होता है, सैप की मूवमेंट होती है। सैप की मूवमेंट मीन वाटर और मिनरल्स जो होती हैं ये प्लांट बॉडी के अंदर मूव करवाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लोएम सेल्स। फ्लोएम सेल जो होते हैं, ठीक है, ये इनकी जो शेप होती है ये इस तरह की होती है। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव से स्टेम की तरफ और स्टेम से फिर रूट की तरफ। उसके बाद हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यूज होती हैं। ये हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ये जो रूट की टिप होती है या स्टेम की टिप होती है वहाँ मौजूद होती हैं ताकि इजीली ये स्टेम को भी जो ग्रो करवा लें और जो रूट्स हैं वो भी ग्रो कर सकें। इस वजह से मेरिस्मेटिक को हम डिवाइडिंग सेल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास पेरेंट कायमा सेल्स हैं। पेरेंट कायमा सेल्स क्या करती हैं, ये जो सरप्लस फूड होती है, ठीक है, इनको अपने सेल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही प्लांट की डिमांड होती है, प्लांट को ज़रूरत होती है, तो ये सेल्स क्या करती हैं, जो स्टोर्ड फूड है ये प्लांट को प्रोवाइड कर देती हैं। उसके बाद कोलन कायमा सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उससे फूड तैयार की जाती है, वो कोलन कायमा सेल्स की वजह से होती है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आ जाते हैं बच्चे सिक्लेरन कायमा सेल्स। सिक्लेरन कायमा सेल्स क्या करते हैं कि जितने भी बेबी प्लांट्स होती हैं, जितने भी डेलिकेट प्लांट्स होते हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनकी जो है प्रोटेक्शन देती हैं उनको। क्लियर। ये थे बच्चे हमारे पास प्लांट सेल्स। और ये बच्चे हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं। एनिमल के सेल्स को भी आप लोगों ने डिस्कस कर लिया, प्लांट सेल को भी आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। इनके अंदर डिफरेंट सेल्स पाए जा रहे हैं, उनके जो फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट है। हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। क्लियर।